बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की ख़बर के साथ मैं हूं अनम नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुस्लिम मीरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अनम। जी सर बताइएगा, जैसे कि आपको पता है कि पीडीएम आ रही है और वो भी पीपल्स पार्टी के बगैर, तो ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा। जी, पीडीएम का जलसा हुआ, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस दफ़ा जो लॉन्ग मार्च होगा पीडीएम का वो असरायता वो जो है बड़े ज़ोर शोर से होगा और कुछ ना कुछ जो है ऐसे निशानात छोड़ेगा इस्लामाबाद के मंजरनामे पे कि उसके गहरे असरात मुरतब होंगे मुस्तकबिल में। तो ये पीडीएम की है। आप देखें कि सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से तबसरे तज़्ज़िये किए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ है वो दो धड़ों में बटी हुई है, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, और दूसरी तरफ से जो बयानिया है वो मरियम नवाज़ शरीफ का है जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की। अब मुफाहमत और मुखालफत की बात की जा रही है और इस पे जो है बात की जा रही है कि ये अगर पीडीएम में आएंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ वाला जो मुफाहमत का बयानिया है कि मिलजुल के काम किया जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मियाँ शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पे कहा था कि हम जो है मीसा के मईशत करने के लिए तैयार हैं। सही सर। तो वो उनका एक था। अभी भी मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनकी मुफाहमत की बातें और जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को मिला, मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनके बदौलत कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ भी बाहर गए और हमज़ा शहबाज शरीफ भी बाहर हैं और मरियम नवाज़ शरीफ की जो खामोशी है उसके पीछे भी मियाँ शहबाज शरीफ का हाथ है और मुफाहमती जो सियासत है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की उसका किरदार है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात जो है अनम वो ये है कि देखा जाए कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ वाला मुफाहमती जो बयानिया है उसको लेके पीडीएम के साथ मियाँ शहबाज शरीफ आएंगे तो यहाँ पर बड़े सवाल उठेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि पीडीएम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुनान हैं और जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचे और लॉन्ग मार्च में शामिल हों और वो इतना जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो सरबराह हैं पीडीएम के और जेयूआईएफए के सरबराह हैं, उनके हवाले से जो उनकी स्टैंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका वो साथ दे पाएँ। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और आगे सर, अगर जी सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इसके कामयाबी के कितने चांसेस बढ़ जाएंगे अगर पीडीएम इधर आती है, तो फिर इसके कितने कामयाबी के चांसेस होंगे? अनम यहाँ पर ये देखें कि ये तासुर मिल रहा है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ वाला बयानिया लाहौर में रह जाता है और मियाँ नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और ताहयात सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो अगर आती है तो पीडीएम में फिर कोई हल्ला गुल्ला हो सकता है, कोई गिव एंड टेक हो सकता है। तो सबसे पहले ये चीज़ है। अब ये सवाल आपने किया कि इनके कामयाबी के कितने चांसेस हैं। अब देखना चाहिए कि कामयाबी वो कौन सी कामयाबी पीडीएम चाह रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी भी उनके साथ नहीं आ रही ना, तो फिर उनके आप चांसेस क्या हैं? जी आप देखें कि अब ये आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये बगैर इस्तीफ़ाओं के ये आ रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए। और सबसे जो चीज़ दिलचस्प स्टोरी है यहाँ पर वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी दोनों से इस्तीफ़ा मांगे गए थे लॉन्ग मार्च से पहले और उन्होंने कहा था कि
ये शर्त है, मगर ये आखिरी शर्त नहीं है। ये हमने कभी भी तय नहीं किया था, जो हमने ऑप्शन बनाए थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कि ये नुकात होंगे और ये इस्तीफा भी आखिरी ऑप्शन होगा, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि ये एक बम होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ दिलचस्प ये स्टोरी बन रही है कि ये खुद आ रहे हैं बगैर इस्तीफा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग। सर मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ आने का इनका मकसद क्या है पीडीएम का? मकसद देखा जाए कि अगर ये बगैर इस्तीफाओं के आ रहे हैं तो यहाँ पर ये कोई हुकूमत को फिलफोर जो है घर भेजने के चक्कर में नहीं है। ये चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला जो होगा वो यहाँ पर, आपको याद होगा, हम अपने नाजरीन के लिए बता चलें कि जब इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब इस्लामाबाद में आए और यहाँ पर कब्रें खोदी गई और पार्लियामेंट के जो गैलरी है और उसके जो बाहर की ग्रिल है उस पर अपनी कमीज़ें भी उन्होंने टांगी थी और कफन भी बांधे गए थे। तो उस टाइम में चीनी जो वज़ीर आज़म थे उनका दौरा था, चीनी सदर ने आना था, वो हो गया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कह रही थी कि इमरान खान साहब ने, जो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान दिया है। तो यहाँ दिलचस्प, और ये खबर अगर उस पर तज़िया किया जाए अंदर की खबर की, तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल बने। अब देखें कि आलमी मंजरनामे पे बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, सीपे की जो सूरत हाल बनेगी, पाक अमेरिका ताल्लुकात बनेंगे, पाक चीन ताल्लुकात हैं और पाक रूस ताल्लुकात की नई बुनियाद रखने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। नए ब्लॉक बनने की कोशिश की जा रही है कि जी यहाँ पर जो रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया स्टेट हैं, इनको मिला के एक ब्लॉक बनाया जाए। तो ये देखें कि अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो जो सरमायाकारी है बाहर की वो रुक जाएगी। यहाँ पर सीपे का मसला जो पहले ही सुस्त रवैये का शिकार है और उसकी जो जमानत दी है सीपे की वो इस्टेब्लिशमेंट ने दी है। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो सूरत हाल बन रही है, पीडीएम इधर आ रही है, इस्लामाबाद उनका लॉन्ग मार्च है, उस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा, वो क्या किरदार अदा करेगी, उनका रवैया कैसा होगा? जी अनम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब फेवरेट बनती जा रही है और जो दरवाजे हैं और जो खिड़कियां हैं इस्टेब्लिशमेंट की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खुलती नज़र आ रही हैं। अब उसमें दिलचस्प स्टोरी को देखा जाए, ऐसे लोग जिनको डाई हार्ड फैन कहा जाता है रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस निज़ाम के, जो यहाँ पर फ्यूडल निज़ाम था, जहाँ जो रवायती पार्टियाँ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। तो आप हसन निसार साहब की गुफ्तगू सुन लें तो हसन निसार साहब भी बिलावल भुट्टो जरदारी को फेवरेट समझ रहे हैं और वो ये बयान दे रहे हैं, हसन निसार साहब सीनियर साहब ही तज़ियाकार हैं हमारे, कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हुकूमत नहीं होगी कि मैं मुत्तफ़िक हूँ। फिर आप देखें कि इनका जो आप कहें कि सख्त मुखालफत समझा जाता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो थे साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, जो अब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ से अलहदा तो नज़र आते हैं मगर किसी और सियासी पार्टी में अभी तक उनकी शमूलियत नहीं हुई। और ये तबसरे और तज़िये आ रहे थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे और उनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, करीब तरीन बंदा समझा जाता है कि वो पारा के भी नज़दीक हैं और पिंडी के भी वो नज़दीक है और इसी खिते से उनका ताल्लुक़ है। तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को, इस वक्त जो सियासत की जा रही है, उनकी वो तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसमें देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फेवरेट पार्टी बनती जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया है कि उनके बगैर ये गेम में तब्दील नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत है और आने वाले दिनों में बहुत अहमियत बनते हुए नज़र आ रही है। सही जी, मुझे सर बताइएगा मुस्लिम ईरानी साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जो है दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो अब वो दोनों पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है, तो इसकी क्या वजूहात हैं?
कुछ पस मंज़र आप बताएंगे? जी, आप देखें कि पीडीएम से इस्तीफ़ा देने की उनकी वजूहात ये थी कि जी हम लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ये आखिरी ऑप्शन होगा। अवामी नेशनल पार्टी देखें कि जेयूआई, फे और पीटीआई की केपीके में मतलब एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियां हैं और वो भी चाह रही थी कि अगर हम यहाँ रहेंगे और मुस्तकबिल में हम जाके फिर केपीके में कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, जेयूआईफे भी सामने होगी, पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ वो भी सामने होगी, तो उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया। और माजी में देखें कि एक दफ़ा अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत रही, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबरान हैं और जो उनके नुमाइंदगान हैं, लीडरान हैं, उनका कहना है कि हमने एंटी इस्टेब्लिशमेंट की जो हमारी सियासत थी, रवैया थी, उसकी वजह से नुकसान उठाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही तासुर मिलता है और आपने देखा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, फिर जरदारी साहब की ईंट से ईंट बजती हुई नज़र आई और उसके बाद उनकी सियासत और जो जोड़ तोड़ आपके सामने है। और अब जो बयानात आ रहे हैं और जो पॉलिसीज़ आ रही हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो सबसे पहले पाकिस्तान जिनका नारा होता है, अब जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही सियासत करने के चक्कर में है और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में उनको इस तर्ज सियासत का सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, वेलकम बैक। जी मीरानी साहब बताइएगा कि इलेक्शन का जल्द से जल्द इम्कान की भी खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं? जी, ये जो तजवीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर के हलके हैं उनमें ये डिस्कस हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि यही हमारे लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं। और सिचुएशन जो है आने वाले दिनों में एनर्जी क्राइसिस, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग तो यहाँ इस्लामाबाद में हमें नज़र नहीं आती, मगर जो दूर दराज के इलाके हैं चारों सूबों में वो पाई जाती है। और महंगाई का जो तूफ़ान है, सुनामी है, वो भी आपके सामने है नाजरीन। और इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि इसलिए ऐसा सेटअप किया जाए कि ऐसे पैकेजेस का ऐलान किया जाए कि महंगाई के कंट्रोल करके और रोज़गार के मौके भी पैदा करके जल्द से जल्द इलेक्शन जो है वो कराए जाएं। क्योंकि अगर इलेक्शन जल्द ना हो पाएंगी तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमती कारकर्दगी जो है वो इतनी शानदार नहीं रही। नौकरियां देना तो दूर की बात, उल्टा नौकरियों से लोगों को हाथ धोना पड़ा। उसके साथ रोज़गार के मौके भी नहीं हैं। कोविड जो कोरोना वायरस की वजह से भी मुश्किलात का शिकार रहे हम, अभी भी जो है वो ज़ोर उसका नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से ये मैनेज किया जा रहा है कि इस तरह जैसे IMF से भी कर्जा लेना है हमने, बिल्कुल, और भी रीशेड्यूल कराने हमने मामला, तो ये मद्देनज़र रख के ऐसा सेटअप किया जाए कि आवाम को रिलीफ दे के उसके ऐलानात के बाद 3-4 माह में इलेक्शन का इनकाद हो कि हम अवाम में जाके दोबारा पजीराई हासिल कर पाएँ। सही। जी मीरानी साहब, मुझे बताइएगा कि सिंध में नए वज़ीर आला कौन आ रहे हैं आपकी नज़र में, आपके लिहाज से आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और मुझे मज़ीद ये भी बताइएगा कि सिंध में इत्तेहाद बनने जा रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की ये आखिरी हुकूमत है, और इसके बारे में ज़रा आप बताएँ कि आप क्या समझते हैं? जी, वाकई आखिरी उनकी हुकूमत है? जी, सबसे पहले तो वज़ीर आला सिंध के हवाले से खबरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में जारी हैं और ये इतलात हैं, ये खबरें हैं कि जी जो रिक्रूटमेंट है, जो नौकरियां हैं, उनकी भर्तियों को भी फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया है, मुलतवी किया गया है कि इन पे फ़िलहाल लोगों को ना रखा जाए। इन जो इम्तिहानात हैं भर्तियों के वो भी कंडक्ट नहीं किया जाए। उसके पीछे ये है कि वज़ीर आला जो है सिंध सैयद मुराद अली शाह की जगह पे कोई और आने वाला है। अब उसमें 3 नाम गर्दिश कर रहे हैं। सबसे पहले नाम जो है वो आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर की खबरें रखने वाला बंदा
और साथ साथ जो क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके नज़दीक समझने वाला बंदा, उसके हवाले से बातें की जा रही है। मंजूर मसान साहब का नाम आ रहा है कि उनके चांसेस हैं। नासर अली शाह जो हैं वो मोस्ट फेवरेट और जो है ना वो कैंडिडेट है वज़ीर आला सिंध के। उनसे इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और जो कराची के जो हमारे दोस्त हैं वो अंदरून सिंध के लोग, वो मामलात नासर अली शाह साहब बहुत खुश असलूबी के साथ निभा भी रहे हैं और तय भी कर पाते हैं। मैं मेरानी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अपने दौरे हुकूमत में कैसी रही, और आपको लगता है कि कोई हुकूमत जो है, कोई और पार्टी उनकी जगह ले पाएगी? जैसे कि आपको पता है पीपल्स पार्टी जो है सिंध में बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत मकबूल है, तो कोई और पार्टी जो है उनके नैमो बदल होगा? सिंध में GDA ग्रांड डेमोक्रेटिक अलाइंस बना और अब जो है नया अलायंस बनने की तैयारियां की जा रही हैं। कौम परस्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कोशिशें की जा रही हैं उनकी तरफ से कि जो कौम परस्त वहाँ पर हैं रहनुमा, उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाए। उसके साथ साथ जो GDA है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बना था, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थे और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान थे, तो उनको लोगों को भी जो है, जैसे अरबाब रहीम साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाए और सिंध का नुमाइंदा खुसूसी बनाया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, और इस हवाले से तैयारियां की जा रही। मगर सबसे बड़ा जो मसला है सिंध में वो वैक्यूम है, और वैक्यूम जो पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं कि जी सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी अक्सरियत नहीं है अंदरून सिंध में। कराची में उन्होंने सीटें ली, मगर जो MQM है, इत्तेहादी जमात है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राज़ी नहीं है कि उन्होंने कराची पैकेज पे अमल दरामद नहीं किया। उसके साथ अंदरूनी सिंध में देखा जाए कि जो GDA से लोग शामिल हो रहे हैं PTI में, तो वो भी आजमाए हुए हैं सिंध के अवाम के कि इन्होंने भी माजी में जब वो वज़ीर आला थे अरबाब गुलाम रहीम साहब ने कोई डिलीवर नहीं किया। अब आते हैं पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हम शानदार नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा जो एज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो है अवामी सियासत का, कि आप उनको अवामी जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो अवाम से होते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं पकड़ धकड़ कर लेते हैं। वो जो है हाइब्रिड किस्म की पैदावार नहीं है कि आपको वो मिले ही नहीं। मसले हैं कि यकीनन वो इस्लामाबाद, कराची में भी वो पाए जाते हैं, मगर जो आला क़यादत है पाकिस्तान पार्टी की, वो जो आम कचहरी लोगों के साथ मेल जोल पे आए रोज़ अहकाम जारी करते हैं कि लोगों के साथ मिलें, उनके मसाइल हल करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा इक़दाम किया है, जो एक मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये भी नज़र है कि MQM के जो कुछ लीडरान हैं उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दावत दी जाए शमूलियत की, और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिली कराची से, उन पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है कि हम कारकर्दगी दिखाएं। मुर्तज़ा वहाब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, और वहाँ से सीटें हासिल की जाए। अंदरून सिंध में जो बड़े इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं, तो मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना बड़ा धचका आप नहीं पहुँचा सकते अंदरून सिंध में। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में भी सीटें ले रही है। तो ये सूरत हाल है सिंध की। और वज़ीर आला की जो है कि उसमें हवाले से अगर मैं बता चलूँ कि मुराद अली शाह का भी बड़ा सवाल है कि वो जिसकी कारकर्दगी और वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वफाकी हुकूमत पे वो शदीद तनकीद करने वाले बंदे समझे जाते हैं वज़ीर आला सिंध, उनकी वो कहाँ जाएगा? अगर वज़ीर आला सिंध तब्दील होंगे तो मुराद अली शाह साहब का क्या होगा? तो उस हवाले से ये बता चलूँ कि मुराद अली शाह के हवाले से ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की तरफ से कि उनको वफाक में भेजा जाए, जहाँ कौमी असम्बली में उसमें लाया जाए, जहाँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए, कि उनको यहाँ शुरुआत कराया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे
दे सके, और दूसरी तरफ से सिंध में नए चेहरे जिसमें सरे फहरिस्त जो है नासिर अली शाह का नाम आता है, उनको लाके जो सबको काबिल कबूल हो उनको लाके वहाँ मैदान में उतारा जाए। तो ये सूरत हाल है। सही सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यकसा तालीमी निज़ाम से 18वीं तरमीम को कैसे ख़तरा है? अगर यकसा तालीमी निज़ाम लागू हो तो इसकी कामयाबी और नाकामी कैसे हो सकती है और क्या वजूहात होंगी आपके? अनम बड़ी इंटरेस्टिंग ये सूरत हाल है कि देखें कि सारे सूबे जो हैं, तीनों सूबों में ये यकसा तालीमी निज़ाम लागू है। जी जी। सवाए सिंध के, सिंध को इतराज़ात थे और सिंध ने इसको कहा कि नहीं, बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, हम हमारा जो निज़ाम है हम उसके तहत चल रहे हैं। अभी भी गुफ्तो शनीद चल रही है। सबसे बड़ा सिंध को ये मसला जो दरपेश आ रहा है उसका ये है कि अगर यकसा तालीम निज़ाम होगा तो वज़ारत तालीम वो जो 18वीं आईने तरमीम की तहत थी कि सूबे जो हैं अपने अपने उनको चीज़ों को देंगे, और यहाँ से वो शिफ्ट भी हो गई थी सूबों में, तो उनका ये मामला है कि अगर तालीम का यकसा निज़ाम होगा तो वफाक के पास मिनिस्ट्री आ जाएंगी और एक ये बुनियाद बना के 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबों को खुद मुख्तारी मिली थी वो वापस फिर किसी तरीके से छीनी जाए। और ये भी रिकॉर्ड पे बात रही है कि 12 साबिक सदर आसिफ जरदारी, जब लोगों को पता नहीं था कि 18वीं आईनी तरमीम को ख़तरा है और वफाक और कुछ जो कुव्वतें हैं वो चाह रही हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए, तो उस टाइम आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि मसला मेरा नहीं 18वीं आईनी तरमीम का है। तो ये सूबे और वफा के दरमियान ये मामलात हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस यकसा तालीमी निज़ाम को कबूल करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि वफा की जो तालीमी निज़ाम है वो वफा के अंडर ना आ जाए, और दूसरा 18वीं आईनी तरमीम से भी वो निकल के वज़ारत दर आ जाएगी और उसके बाद और मुश्किलात का सामना होगा। और वो नहीं चाह रहे कि ऐसा कोई रोल मॉडल 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से वज़ारत तालीम का बना के फिर और चीज़ों पे लाया जाए। सही सर, आपके ख्याल में मुख्तसर ज़रा बताइएगा कि इस निज़ाम का तुलबा पर और साथी पर क्या असर पड़ेगा? आप देखें कि ये जहाँ 1947 से यहाँ निज़ाम हमने आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ी यहाँ चलती रही और अभी तक भी कायम दायम है। जी सर। अब आप देखें कि असातिज़ा को आप ट्रेन नहीं कर सकते, बिल्कुल, कि आप उनको जहाँ तो ये हो कि आप उनको गोल्डन हैंडशेक दे दें, आप उनको इतनी अर्ली रिटायरमेंट करके भी घर नहीं भेज सकते, और असातिज़ा इतने ट्रेन नहीं है और ट्रेनिंग का यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई रवाज नहीं है। जी जी सर। और दूसरा ये है कि अगर तलबा को देखा जाए तो तलबा देखें कि आप जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, CSS, PCS और इस तरह के दीगर जो हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ी के बगैर आप कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर बैनुल-अक़वामी सतह पे देखा जाए कि सिर्फ कंपटीशन हमारी पाकिस्तान के सूबों के दरमियान तो नहीं है, बाहर भी लोगों ने जाना है, पढ़ना है, वहाँ भी कॉम्पीट करना है। तो वहाँ अगर हम मिसाल दें कि जी जापान में तो जापानी में पढ़ाया जाता है, कोरिया जो है वो कोरियन पढ़ते हैं, चीनी जो है वो चीनी पढ़ते हैं, चीनी ज़बान में जर्मनी जो है वो भी डेवलप उसमें आता है, यूरोपियन उसमें कंट्री है और बड़ी तालीम मशहूर है वहाँ की और माना जाता है उसकी, वो जर्मन लैंग्वेज में देते हैं। मगर आप देखें कि वहाँ भी तब्दीली आई है और वो आज़ादी से ही देते आ रहे हैं जब से वो आज़ाद हुए हैं। सही मगर अंग्रेज़ी में भी तालीम दे रहे हैं। मगर यहाँ पर आप देखें कि 72 सालों से आप अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं और एकदम आके अगर यकसा तालीमी निज़ाम और अपनी ज़बानों में शुरू करेंगे तो लोगों को बड़ी ही दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर उसकी कामयाबी कम, नाकामी ज़्यादा नज़र आ रही है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आलमी सतह पर फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जो आपको पता है जैसी सूरत हाल है कोविड की वजह से, उनको बहुत ख़ास मराद दी जाती हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है, जबकि ऐसा पाकिस्तान में कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। आपको पता है उन वर्कर्स की कोई इतनी ख़ास इज्जत और नहीं होती और उनको बहुत मसले मसाइल हैं हमारे मुल्क में। तो आप उस बारे में क्या करेंगे? क्यों उनको परेशानी का सामना और खराज तहसीन उस तरह उनको क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता?
अनम, ये कोरोना आया और हमने सेल्फियाँ बनाई और त्यौहार बनाने की कोशिश की, मगर ये हकीकत है जो मुआशरी की सूरत हाल है उसमें हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो डॉक्टर हों, नर्सेज हों, खासतौर नर्सेज, मेल नर्सेज, फीमेल नर्सेज की हम बात करें, जहाँ और हमारे जो लोग हैं जो इनके कोरोना के हवाले से फाइट कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो उनको हम देखें कि बाहर के लोग वहाँ पर खराज तहसीन के साथ उनको खतीर रकम भी दी जाती है, इंसेंटिव भी दी जाती है, एवार्ड भी दी जाते हैं। यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता उसको कोरोना भी हो जाए इससे लड़ते लड़ते कोरोना की फाइटिंग में, तो कोई पूछने भी नहीं जाएगा। आपका डायरेक्टर जनरल तो दूर की बात है, डायरेक्टर भी नहीं पूछने जाएगा। तो यहाँ पर आए रोज़ आप देखें कि अस्पतालों के बाद बाहर जो है यंग डॉक्टर हड़ताल करते नज़र आते हैं। नर्सेस को इस हवाले से जो कोरोना अलाउंस है वो नहीं दिया जा रहा है, तो यकीनन वो दुश्वारी का भी सामना होंगे और परेशानी का भी सामना कर रहे हैं कि इतने खतरे होने के बावजूद वो बखूबी अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं इस तरीके के। मगर हम जो हैं सिर्फ उनको बराए नाम जो है खराज तहसीन पेश करते हैं, इंसेंटिव नहीं देते, उनको अलाउंसेस नहीं देते, तो यकीनन वो दुश्वारी को सामना करते हुए परेशान होंगे और उस परेशानी के हवाले से वो बाहर एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे। जी सर, आपको पता है जैसे कि ये जो इस तरह की जो नौकरियां हैं, इस तरह के जो काम है, लोअर लेवल का हमारा तबका जो है वो करता है, तो अगर उनको इज़्ज़त नहीं दी जाएगी और हमारा माशरा जो है उन्हें इज़्ज़त नहीं देगा, तो फिर उनके लिए एहसासात, उनके जज्बात, फिर वो किस तरह काम कर पाएंगे। और हमारा माशरा जो है इससे कैसे नज़र से दिखता है कि अगर हम इसी तरह चलता रहा तो फिर माशरा हमारा किस तरफ जाएगा। हमारा माशरा देखें कि पॉजिटिविटी भी है, मगर नेगेटिविटी अगर देखा जाए तो शुरू से जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ तालीम और काबिलियत के हवाले से आपको ग्रेड्स मिलते हैं, उस पर काम करते हैं, मगर ये बदबख्ती है हमारे मुआशरे की, हम उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते, उनको हम तारीफ ही नहीं करते, उनके इंसेंटिव इतने नहीं है। तो यकीनन इस पर काम करने की ज़रूरत है कि हम एक खुशहाल पाकिस्तान, तरक्की पसंद पाकिस्तान का हम क़याम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो काम करने वाले हैं और ख़ुसूसन इस कम उस पे जो छोटे ओहदे जिनको कहा जाता है उन पे काम कर रहे हैं, हम उनको अगर इस तरह देखेंगे तो यकीनन मुआशरे में मसाइल बनेंगे। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम उन लोगों को काम के नज़र जी बिल्कुल इज़्ज़त दें और ड्यू रिस्पेक्ट दें और उनको तनख्वाहें भी बहुत दें, उनकी मरात वगैरह बढ़ाएं, जी बिल्कुल मरात बढ़ाएं, हर तरीके से हुकूमत को चाहिए कि उन पर तवज्जो दे। जी, इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सीनियर तज्ज़ियाकार मीरानी साहब का, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।